Yes. See, dear students, the paragraph starts from here. Anticipatory bail, regular bail, then we have this payroll, and then we have furlough. ये जो 5 बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ये यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए। इफ इट इज क्लियर देन वी मे प्रोसीड। The courts dealing with the issue of anticipatory bail have to find a balance. अच्छा, अब anticipatory bail किसी को देनी है? अच्छा, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, उसके स्कूल की क्लास है, वो अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए ओके, आई विल रिकॉर्ड। फाइन साक्षी, ठीक है। जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या एंटीसिपेटरी बेल, बेल, पेरोल और फरलो, ये 4 वर्ड्स क्लियर हैं? से यस और नो। यस सर। ओके, यस, वेरी गुड। आई एम इम्प्रेस्ड यार, तो तुम लोगों को क्लियर है। ये तो जो लॉ कर रहे हैं उनको भी तुम ऐसा करो, एलएलबी के कोई यार दोस्त तो तुम्हारे, उनसे पूछो फरलो और पेरोल में उनको भी डिफरेंस नहीं पता और तुम्हें क्लियर है। आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। तो ये क्लियर हो गया कि फरलो उसका राइट होता है, साल में 14 दिन की मिलती है, हर साल मिलती है, खूंखार आतंकवादियों को छोड़कर, ये फरलो होती है। पेरोल सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन में दी जाती है। कितने दिन की मिलेगी वो भी इस पे डिपेंड करता है कि जज पे डिपेंड करता है। आपको शादी अटेंड करनी हो सकता है वो आपको 2 दिन की भी दे सकता है, और अगर आप खूंखार टाइप हो तो 2 घंटे की भी दे सकता है पेरोल। वो उसकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। सर जो पैरोल लो होता है उसके अंदर सिर्फ 10 इयर्स वाले को मिलेगी? नहीं, पेरोल सबको मिलती है, लेकिन जो ये है ना, जो ये खूंखार अपराधी, उनको नहीं मिलती। बस खूंखार का मतलब होता है जो रेप, मर्डर, मास मर्डर, इस टाइप के जो अपराधी होते हैं उनको नहीं मिलती। 10 इयर्स का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि 10 इयर्स तक की जो सजा होती है जनरली सामान्यतः उनमें सबको मिल जाती है। उससे ऊपर वाले में दिक्कत होती है, मिले भी ना भी मिले, इसलिए बोला। सुनिए, तो अब यहाँ पे ये अपन बात करें एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल का जो इश्यू है बेटे, कि किसी बंदे ने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी। अब किसी बंदे ने जिसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, अब वहां पर कोर्ट को ये देखना पड़ता है, कोर्ट की मर्जी है एंटीसिपेटरी बेल दे भी दे ना भी दे, लेकिन कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि उस बंदे के राइट्स भी ना मारे जाएं, ठीक है, जिसने एंटीसिपेटरी बेल की है। और दूसरी तरफ से ये भी देखना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बनी रहे। तो कोई आदमी एंटीसिपेटरी बेल लगाता है तो उसमें कोर्ट को इन दोनों चीजों का बैलेंस बना के करना पड़ता है। तो सर वो देखेगा क्या, कोर्ट देखेगा क्या कि इसको एंटीसिपेटरी बेल दूं कि ना दूं, इसमें वो क्या चेक करता है कोर्ट, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें पहले ये तो चेक करेगा एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले कि भाई एक्यूज्ड जो है वो उसको जब भी बुलाया जाएगा क्या वो आ जाएगा, यस और नो। यस, अगर आ जाएगा तो वो उसके फेवर में जाएगा। क्या जो एंटीसिपेटरी बेल मांगने आया उसमें पहले से कोई आपराधिक मुकदमा या उसका कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा है जिसमें वो भाग गया है, या उसका अपराध का कोई पहले से मुकदमा चल रहा है, यस और नो, ये कंसीडर करेगा। तीसरी चीज वो ये कंसीडर करता है कि जो एंटीसिपेटरी बेल मांग रहा है, यदि मैं हमने उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी और वो बाहर रह गया, तो कहीं वो जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर देगा, ठीक है, उनको खराब तो नहीं कर देगा, उनको घुमा तो नहीं देगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा, क्या पहले उसने ऐसा कुछ किया है क्या? तो ये चीजें अगर देख के अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और भी देखता है एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले कि ये बंदा, जैसे मान लीजिए मैंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है, तो कोर्ट ये पता करता है कि क्या इसका कोई स्थायी पता है, स्थायी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, और उस एड्रेस पे कब से रह रहा है। जैसे मेरा एक परमानेंट घर है, आपका एक परमानेंट घर है, आप वहां पे 10 साल से रह रहे हैं, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलना, मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिलना उस आदमी के कंपैरिजन में आसान है जो आदमी किराए के मकान में रहता है या पिछले 6 महीने से उस एड्रेस पर है, ठीक है, या बाहर का है, ठीक है। अगर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है और स्थायी निवासी है तो चांसेस होते हैं कि नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब मान लीजिए, अब आप कहोगे कि सर किसी ने एंटीसिपेटरी बेल ली और वो भाग गया, तो अरे कैसे भाग गया यार, तुम्हारी सेक्टर में कोठी है, समझ रहे हो, 65,000 रुपए गज का रेट है अभी एट प्रेजेंट, 100 गज का प्लॉट भी 65 लाख रुपए का है, और 20-30 लाख बनने में भी लगते हैं, तो 1 करोड़ का सामान हो गया। तो तुम्हारी इस अगर किसी छोटे मोटे केस में मैं क्या भाग जाऊंगा क्या, 1 करोड़ रुपए अपना छोड़ के भाग जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो ये चीजें चेक करता है कोर्ट कि इसका परमानेंट स्थायी पता है क्या यहाँ पे, ये चीजें हो गई।
और क्या चेक करता है, ये सारी चीजें जो है एंटिसिपेटरी बेल मांगने वाले के फेवर में जाती है। कोर्ट ये भी देखता है कि एक्यूज्ड हैज डीप रूट्स इन द सोसाइटी एंड इज स्टेइंग एट हिज परमानेंट एड्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो अपने परमानेंट एड्रेस पे लॉन्ग टाइम से रह रहा है। ये चीजों को वो कोर्ट नोटिस करेगा, कंसीडर करेगा, उसके बाद ही उसको एंटिसिपेटरी बेल दी जाएगी। फिर क्या और क्या करता है वो, टू एंश्योर द फ्यूचर प्रेजेंस, कि वो भविष्य में जब भी उसको बुलाया जाएगा तब वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये भी देखना है उसे। कोर्ट को ये भी चेक करना होता है कि वो जब भी उसको बुलाया जाए वो पेश होने के लिए सहमत है कि नहीं है। और क्या है बातें, द कोर्ट टेक्स जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट अक्यूज्ड हैज डीप रूट्स इन द सोसाइटी स्टेइंग, ये परमानेंट वाली बात बता दी। फ्यूचर प्रेजेंस, आगे भविष्य में वो प्रस्तुत होगा कि नहीं होगा। देखो फ्यूचर में प्रस्तुत तो होना ही पड़ता है, क्योंकि बेल, बेल का मतलब जमानत, जमानत मीन्स गारंटी, गारंटी का मतलब है कि आपको कोई प्रॉपर्टी के कागज रखने पड़ते हैं, और जब भी कोर्ट बुलाएगा तब आपको आना पड़ेगा। आप नहीं आओगे तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा, उस पर भी नहीं आओगे तो आपका इशू वारंट दिया जाएगा, फिर भी नहीं आओगे तो आपकी वो प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। तो यार तुम अपना 1 करोड़ का घर थोड़े जब्त करवाओगे। तो इसलिए 99.99% केसेस में लोग वहां पे अपीयर होते हैं, क्योंकि वो जो जितना बड़ा अपराध होता है उससे कई गुना ज्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो आपकी अटैच की जाती है। जैसे ये जो प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं, जो ये गली मोहल्ले में खोले हुए हैं वो वाले, ऑथराइज्ड वाले नहीं, जो प्राइवेट वाले होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जिस आदमी को जितना पैसा देते हैं उससे 3 टाइम्स सिक्योरिटी लेते हैं। मतलब अगर आपको 10,000 रुपए देंगे ब्याज पे, तो आपसे उससे 3 गुना यानी कि 30,000 रुपए की प्रॉपर्टी रखेंगे। आपको 1 लाख रुपए देंगे तो 3 लाख रुपए रखेंगे। ऐसा ही कोर्ट्स का सिस्टम है, वो उससे कई गुना ज्यादा, इवन 10 टाइम्स हायर चीज लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब भी वो जो है इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें वो हेल्प करेगा। Above all, the courts have to balance a fair investigation and a fair trial. कोर्ट का काम है फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल करना, एंड जो कंप्लेनेंट है या जो विटनेस है उनको कोई थ्रेटन या इन्फ्लुएंस ना किया जाए, कोई टेम्परिंग ना की जाए, कोई छेड़छाड़ ना की जाए, कोई इंटरफेरेंस ना की जाए, और सोसाइटी को डिस्टर्ब ना किया जाए। ये सारी बातें कंसीडर करने के बाद ही कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल दे सकता है। तो क्वेश्चंस आ गए, यहाँ पैराग्राफ में इतना ही दिया हुआ है। पैराग्राफ के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मुझे यहाँ तक कोई पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। मुझे कोई डाउट है कोई यहाँ तक, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, नहीं डाउट है तो सुने। पहला क्वेश्चन, कप्तान सिंह जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कप्तान सिंह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वेल नोन है, वेल नोन बंदा है, क्लीन पब्लिक फिगर है, उसका पिछले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसी एरिया में रहता है ना, और उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, फैमिली हैज डिसाइडेड टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट इन द लोकल पुलिस स्टेशन अगेंस्ट हिम फॉर कमिटिंग रेप ऑफ देयर माइनर गर्ल। तो वहां ही के किसी बाशिंदे ने उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दी है किसी माइनर गर्ल के रेप की। कप्तान सिंह जो है वो उसको अब अपकमिंग सेशन में जाना है पार्लियामेंट में, तो उसने कोर्ट से बोला कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए। इफ द केस कम्स इनटू द कोर्ट, अगर कोर्ट के पास ऐसा कोई केस आता है तो क्या कप्तान को जो है वो एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अपने को अब प्रैक्टिकल पार्ट में नहीं जाना है, अपने को सिर्फ पैराग्राफ तक सीमित रहना है। प्रैक्टिकल पार्ट तो ये होता है कि जिसने मर्डर कर रखा है और जिसने रेप कर रखा है। मर्डर और रेप ये दो ऐसे सीरियस ऑफेंस है जिसमें कोई बेल फेल नहीं मिलती है। आप एंटिसिपेटरी की बात कर रहे हो, वैसे बेल भी नहीं मिलती है जब तक कि 1/3 सजा पूरी ना हो जाए उसकी। लेकिन हम पैराग्राफ से अगर बात करें तो पैराग्राफ ने हमें ये कहा था कि अगर कोई आदमी वहां का परमानेंट बाशिंदा है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्लीन है, उसके भागने के चांसेस कम हैं, तो उसको बेल दी जा सकती है। तो पैराग्राफ के अनुसार कप्तान सिंह को बेल दी जा सकती है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है क्लीन पब्लिक फिगर है, एरिया में वेल नोन है, ठीक है, और वहीं पे रहता है, वो वहीं का बाशिंदा है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर है। तो इसमें सी आंसर आना चाहिए। यस, Kaptan Singh can be granted anticipatory bail since he has a clean record and is well established in the area of Indore. C is the right answer. C को लॉक किया जाए। ये यस, सी हो गया। अगला देखो, अरे आगे चलो भैया। ओ अच्छा, ये यहीं रह जाता है, इसको ये इसलिए मैं मना कर रहा था, बेटाओ।
since Sushil is a businessman. Question number 2. I am discussing question number 2 with you. Sushil is a businessman. Sushil has been accused numerous times for having connections with the mafia. अच्छा, सुशील का केस आ गया. सुशील एक बिजनेसमैन है और उसको कई बार माफिया के साथ कनेक्शंस के लिए अरेस्ट भी किया गया है. उस पर इल्जाम लगे हैं माफिया के साथ. फिर एनजीओ के साथ उसने किसी एनजीओ ने उसको पुलिस कंप्लेंट फाइल की है. उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है. तो आप बताओ उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एंटीसिपेटरी बेल उसकी बन सकती है कि नहीं बन सकती है? विल ही सक्सीड? सुशील विल सक्सीड? नहीं, सुशील विल नॉट सक्सीड. यार पहले आपने पैराग्राफ में बताया कि उसके क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, साफ सुथरे रिकॉर्ड वाला आदमी होना चाहिए. अभी पैराग्राफ में साफ साफ दिया हुआ है कि माफिया के साथ उसके संबंध है. तो ऐसे आदमी को कौन एंटीसिपेटरी बेल देगा? तो सुशील ने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है. क्या सुशील को एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी? सुशील विल नॉट सक्सीड सिंस द चार्जेस मेड ऑन सुशील आर क्वाइट सीवियर. उसके ऊपर सीवियर चार्जेस हैं, उसका रिकॉर्ड खराब है और उसको नहीं मिलेगी. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये पुनीत भैया है हमारे. क्वेश्चन नंबर 3, पुनीत भैया. नोटोरियस गून. नोटोरियस माने बदमाश, गून माने गुंडा. गुंडे बदमाश को गून बोलते हैं, GNN गून. पुनीत जो है पहले भी कई बार कमिटिंग मर्डर के लिए उस पर केस वेस चल चुके हैं. एक दिन एक लेडी आई है, उसने कंप्लेंट की है पुनीत के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का एंड अटेम्प्ट टू रेप के लिए. उस पर केस कंप्लेंट की है पुनीत के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड अटेम्प्ट टू रेप पे. इसी दौरान पुनीत ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया. ठीक है. द लेडी चैलेंज सच अ ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल. अच्छा, तो कोर्ट ने उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी. देनी नहीं चाहिए थी, कोर्ट ने दे दी, एंटीसिपेटरी बेल दे दी. लेडी ने उस एंटीसिपेटरी बेल को चैलेंज किया ये कहते हुए कि पुनीत उसको थ्रेटन कर सकता है, डरा सकता है. तो क्या लेडी सक्सीड करेगी? क्या लेडी कामयाब होगी? यस, लेडी कामयाब होगी. वो कर सकता है. जब पहले बताया कि वो मर्डर के उस पर चार्जेस लगे हो तो खतरनाक आदमी तो है ही है. ठीक है. यस, द लेडी विल सक्सीड. लेडी विल सक्सीड. सी इज द राइट आंसर. 3 का C. एंड विल बी अनेबल टू कंडक्ट ए फ्री एंड फेयर ट्रायल आफ्टर ग्रांट ऑफ बेल एज पुनीत. पुनीत को जब अगर आपने बेल दे दी तो फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लेडी को थ्रेटन कर सकता है. सी इज द राइट आंसर. 4th क्वेश्चन. The author is most likely to agree with which of the following statement with respect to the passage. पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है, ये जो सारी प्रोसेस है इसमें क्या है? फ्री एंड फेयर ट्रायल का फंडा था और क्या था? पहला ही ये लिखा हुआ, द कोर्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर फ्री एंड फेयर ट्रायल शुड अलाउ द अक्यूज्ड एंड एंटीसिपेटरी बेल. हाँ, उसको बैलेंस करके कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, मतलब कि जो कंप्लेनेंट है उसके साथ भी जुल्म ना हो और जो मांग रहा है बेचारा उसके साथ भी जुल्म ना हो. दोनों को बैलेंस करना है. ए इज द राइट आंसर. आगे पढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ था, मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था. शाबाश. 5th क्वेश्चन बेटे. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज में जो सूचना दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड टू बी ट्रू एज फार एज द ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट आर कंसर्न्ड. ठीक है. कोर्ट की क्या ड्यूटी रहेगी? क्या आपको लग रहा है इसमें से? ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें से पढ़ के कोर्ट क्या चाहता है? कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देता है ना, तो वो क्या चाहता है? पहला, कोर्ट विल नॉट अवॉर्ड एंटीसिपेटरी बेल इन एनी केस. ये तो नहीं कहा है कि किसी भी केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं देनी. द कोर्ट will give anticipatory bail only if there is minimum risk to the complainant. नहीं हो सकता है कंप्लेनेंट को रिस्क ना हो लेकिन एविडेंस वो खराब कर दे, तो क्या करोगे आप? फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा. वो भी तो जरूरी है ना कि कंप्लेनेंट को भी खतरा ना हो और एविडेंस को भी खतरा ना हो. तीसरा, द कोर्ट्स डोंट हैव ए रिजिड प्रोविजन. नहीं, रिजिड प्रोविजन है कोर्ट के, अगर खतरनाक आदमी है तो उसको नहीं दे सकते. डी, द कोर्ट्स विल क्रिएट अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन between the principles of fair trial and human rights of the accused. ये ठीक है कि फेयर ट्रायल भी हो, जांच भी निष्पक्ष हो, उसमें भी कोई खतरा ना हो और जो आदमी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है उसके राइट्स भी बचे रहें. ऐसा भी ना हो कि उसको किसी गलत निर्दोष आदमी को हम वैसे ही बिना बात अपराधी बना दें. सो 5th का मेरे हिसाब से डी ठीक है. सो दिस वर क्वेश्चन नंबर 1 to 5. अब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क फ्रॉम क्वेश्चन नंबर. सर, ये जो एंटीसिपेटरी बेल होती है ये कोई किसी भी कोर्ट में अप्लाई हो सकती है? नहीं, ये जिस जो जुरिस्डिक्शन होती है वहीं अप्लाई की जाती है. अगर वहां से वो हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, फिर ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं.
लेकिन स्टार्टिंग में आपका जो जुरिस्डिक्शन है वहीं अप्लाई होगी। जैसे रोहतक का अगर कोई क्राइम है तो रोहतक में ही होगी। मतलब सर ये भी सुप्रीम कोर्ट तक केस जा सकता है? स्टेप वाइज जा सकता है, स्टेप वाइज जा सकता है, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। अगर जैसे वो सलमान खान वाले केस में हुआ था शायद, वो तो रातों रात उन्होंने कर दिया था, वैसे इतना टाइम होता नहीं। जैसे आज आपने कंप्लेंट करा दी किसी की, ठीक है, तो आज ही आईओ नियुक्त हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त हो जाएगा, कल आपके घर आ जाएंगे वो अरेस्ट करने। तो इतना टाइम होता कहाँ है वैसे जनरली प्रैक्टिकली। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि सर एंटीसिपेटरी बेल क्या ऊपर तक जा सकती है? हाँ जा सकती है, लेकिन सीधे ऊपर नहीं जा सकती। आपको पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहीं लगेगी, यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है और अभी तक आप अरेस्ट नहीं हुए हो तो आप ऊपर वाले कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। यस, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? कोई भी और बच्चा या ये बच्चा कोई पूछना चाहता है? 1 to 5, फिर वापस नहीं आऊंगा मैं। अभी आप पूछ सकते हो 1 to 5, किसी को डाउट है कुछ भी पूछो। अगर कोई डाउट नहीं है तो बताओ, नेक्स्ट चलें। यस सर। ओके ठीक है, 6 पे नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। द सिचुएशन ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन इन द कंट्री, यहां से करता हूं ये मैं आपको अब अगला पैराग्राफ समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं, 5 से आगे अगला पैराग्राफ। कंप्लीट लॉकडाउन इन द कंट्री प्रिवेंट्स द फिजिकल कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। जब लॉकडाउन लग गया तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग फिजिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो नहीं जा सकते आप। अच्छा, ये आर्बिट्रल प्रोसीडिंग आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। मैंने आपको पहले एडीआर बताया था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसेस, ठीक है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है और कोर्ट में केस क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर भी हो सकता है किसी बच्चे ने क्लास अटेंड ना की हो, तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि 2 तरीके होते हैं बेटे। किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे और आपके बीच में कोई कंपनी है, हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, मैं सामान बनाता हूँ, आपको बेचता हूँ, आप आगे बेचते हैं। तो 2 तरीके हैं अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, या तो हम कोर्ट केस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एडीआर में जा सकते हैं, दैट इज आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन में और कोर्ट में क्या डिफरेंस है सर? ये डिफरेंस है कि कोर्ट का तो एक सेट प्रोसीजर है भाई, सिविल केस है उसके 13-14 स्टेप्स होते हैं, वो 13-14 स्टेप सारे होंगे तभी उसकी जजमेंट आएगी। बीच में कोई खाना खाली होने का मतलब ही नहीं है, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, एक बात। दूसरी बात, उसमें आपको वकील करना पड़ता है और उसकी फीस भरनी पड़ती है। दो हो गए, ठीक है। ये एक सिस्टम बना रखा है सरकार ने ताकि जो हमारी जुडिशरी है उस पर ज्यादा लोड ना पड़े, उसके लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर का प्रोविजन है। एडीआर कुछ नहीं है, उसी कोर्ट्स जो होते हैं उसी में समझ लो एक कमरा होता है, वो एडीआर का कमरा है। एडीआर के कमरे में क्या है, कोई पुराना जज रिटायर्ड या जो पुराना पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, एक वो हो जाता है, एक आपकी पार्टी से, एक मेरी पार्टी से, 3 बंदे हो गए, ठीक है, मौजूद आदमी हो गए, एक लॉ का जानकार हो गया, वो तुम्हारी बात सुन लेगा, उसकी भी बात सुन लेगा, ठीक है, उसके बाद फैसला होता है। तो उसमें क्या होता है, अब इसमें मुझे कोई वकील करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 3 कॉपी बना के 3 कॉपीज में अपनी शिकायत कि भाई मैं ये सो एंड सो, मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करता हूँ और मेरा इसके साथ ये पंगा है और मुझे ये न्याय दिलाया जाए, 3 कॉपी बना के एडीआर में जमा कराऊंगा, प्लेन पेज पे लिख के, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई वकील नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं वहां जमा कराऊंगा। उसी में से जो एक कॉपी वो निकाल के और उसको फोल्ड करके दूसरी पार्टी को नोटिस भेज देंगे कि लो भाई तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत आई है, ठीक है, तुम्हारा क्या कहना है, वो अपना जवाब लिख के भेज देगा। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में दोनों पार्टीज को कोई एक डेट दे दी जाती है कि इस तारीख को इतने बजे आपको एडीआर ऑफिस में हाजिर होना है, दोनों पार्टीज वहां आ जाएंगी, उनकी बात सुन सुना के सारा मामला करके और वो अपना फैसला सुना देते हैं कि भाई ये ठीक है, ये कर लो, तुम लोग जाओ, भाग जाओ ऐसे, ये होता है। उसके बाद अब ये जो है, ये जो आपने ये फैसले कर लिए, ये जो छोटे वाले कोर्ट होते हैं उसके फैसले के बराबर माना जाता है, फिर आप वापस छोटे कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ऐसे तो डबल पंगा हो जाएगा, आप यहाँ पे भी केस करो वहां पे भी केस करो, नहीं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप करना तो आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है, ये प्रोसीजर है, इसको एडीआर बोलते हैं। तो एडीआर में अगर मान लीजिए लॉकडाउन की वजह से फिजिकल हियरिंग नहीं हो पा रही है, तो एडीआर जो है वो पार्टीज की सहमति से कोई और मेथड भी एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक, जैसे जूम क्लासेस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई ऑनलाइन हियरिंग हो जाए या पत्राचार से हो जाए, ठीक है ना, किसी भी और माध्यम से एडीआर जो है उसको अथॉरिटी है कि और माध्यम से वो हियरिंग कर सकता है
पार्टीज की सहमति बना के, ठीक है। एक प्रकार से आप यूं समझ लीजिए ये एडीआर जैसे अपना पुराना पंचायती सिस्टम हुआ करता था ना, भाई 4-5 मुखिया बैठ गए, शाणे आदमी बैठ गए, इसकी बात सुन ली उसकी बात सुन ली और फैसला सुना दिया, उसी का कानूनी रूप है ये जी। तो भाई अब यहाँ पे फिजिकल सेक्शन 29A जो 2015 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में डाला गया, उसमें एक चीज रख दी कि एडीआर में भी कई बार ना मामले लंबे चलने लग गए। अब जब एडीआर में मामले लंबे चलने लग गए तो एडीआर का क्या मीनिंग रहेगा भाई, फिर तो मैं कोर्ट में ही ना चला जाता, कोर्ट में ही चला जाता। क्योंकि कोर्टों में तो मामले इतने लंबे लंबे चलते हैं। आज आपने शायद न्यूज़पेपर अगर पढ़ा हो तो उसमें 40 साल बाद फैसला आया है, शायद 40 ईयर्स के बाद किसी आदमी को पोजीशन मिला है, आई वॉज रीडिंग। तो देखो 40-40 साल केस चलते हैं, और 40 साल में भी जो लेडी फाइट कर रही थी केस, वो लेडी उसको मरे हुए भी कई साल हो गए, अब उसके बच्चों को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। सो एडीआर इज बेस्ट अगर आपको वाकई समझौता करना है तो, और अगर पंगे ही पाने तो फिर कुछ करो। तो बेटे जब लंबे चलने लगे तो सेक्शन 29A में 2015 में अमेंडमेंट करके ये डाला गया कि भाई जो एडीआर में मामला आ गया ना, वो 1 साल के अंदर विद इन 12 मंथ्स वो सॉल्व होना चाहिए, उससे लंबा नहीं चलेगा, विद इन 12 मंथ्स ही चलेगा, विद इन 12 मंथ्स इट हैज टू बी सॉल्व। और अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाई दोनों ही पार्टीज अपनी सहमति दे रही है कि हम प्रस्तुत नहीं हो सकते तारीखों पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो 6 महीने और एक्सटेंड किया जा सकता है उसको, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हो गया कि डेढ़ साल, बस 1.5 साल से आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये 29A में डाला गया है, ठीक है। और 29A में क्या है, पीरियड बिफोर एक्सपायरिंग ऑफ 12, ये मैंने बता दिया आपको 12 मंथ्स वाला फंडा। और क्या बता रहा है ये, और सुनते हैं। द स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड इज एक्सपायरिंग विद इन द लॉकडाउन। अच्छा, अब कोई मान लो स्टिमुलेट डिस्पाइट द इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट लॉकडाउन द कंट्री, कुछ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है वो वर्चुअली कंडक्ट की जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन में डिसाइड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, ये भी ठीक है, ये जो मैंने बताया वही बातें। सेक्शन 19 क्या है, सर्टेन एम्पावर्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अलाउ द सेम। हाँ, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इन सब के जरिए भी अलाउ कर सकता है केस की सुनवाई करने के लिए। यस, ठीक है, ओके, डन। अब क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको इतना समझ में आ गया तो। दक्षा कोई सीमेंट कंपनी है, लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है दक्षा, ठीक है। उसका किसी समांथा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है कि वो नॉर्थ ईस्ट में उनको वो सीमेंट सप्लाई करती है। ये दक्षा लार्जेस्ट सीमेंट सप्लाई की कंपनी है, ठीक है। एक बार वो समंथा ने आर्बिट्रेशन फाइल किया है दक्षा के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट फेस्ड है, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है टेरिटरी में फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। और दक्षा और समंथा का पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि हम सप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। जब तक कि डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम नहीं करेंगे, ये पंगा चल रहा है। अब क्या है, in the north state until the settlement of the dispute, Daksha company decided to challenge the contentious clause in the agreement during the outbreak of COVID-19. Decide which of the company following is possible remedy for Daksha company. क्या रेमेडी दे सकते हैं दक्षा कंपनी को? रेमेडी क्या होती है भाई, 6 महीने का लॉकडाउन चल रहा है, उनके डिस्प्यूट में जो है वो अब तारीखें लग नहीं रही हैं, तो रेमेडी क्या हो सकती है, क्या रेमेडी हो सकती है भाई? वर्चुअल आर्बिट्रेशन करो, कॉन्फ्रेंसिंग से आर्बिट्रेशन करो, अगर दोनों पार्टी सहमत है तो कॉन्फ्रेंसिंग से करो ताकि जल्दी पंगा सॉल्व हो जाए। अब 6 महीने लॉकडाउन लग जाए तो इसके मतलब थोड़े कि 6 महीने तक घर बैठे रहेंगे। लेकिन कोर्ट्स में ऐसा हुआ है अभी, जो सिर्फ जो सीरियस नेचर के केसेस है ना, उन्हीं की सुनवाई हो रही है, बाकी सबको नेक्स्ट डेट दे दी जाती है और कुछ नहीं होता। जो छोटे छोटे केस होते रहते हैं ना, ये फालतू के, ये तलाक के केस हो गए, छोटे मोटे चेक बाउंस के हो गए, छोटे छोटे केसेस में कुछ नहीं हो रहा है, उनमें सिर्फ तारीखें दी जा रही हैं। जो सिर्फ सीरियस केस है उन्हीं को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना जा रहा है। तो अगर 6 महीने की लॉकडाउन लग गया है और इतनी इमरजेंसी है तो भाई वर्चुअल आर्बिट्रेशन किया जा सकता है। वो उसने लिखा भी था, उसमें आपने पढ़ा था ना कि और कोई मेथड जो है कोर्ट इजाद कर सकता है और वो लगवा सकता है। यस, नेक्स्ट 7th, सो बी इज द राइट आंसर बेटे, 7। सपोज द लॉकडाउन पीरियड कंटिन्यूड फॉर अनदर ईयर। मान लो कि लॉकडाउन 1 साल और चल गया, ठीक है, और जो आर्बिट्रेशन पीरियड था दक्षा और समंता का, उनका कम टू एन एंड। आर्बिट्रेशन पीरियड अपने आप कम टू एन एंड हो जाएगा क्योंकि 1 साल
तो नॉर्मल है, 1 साल में फैसला देना, 6 महीने एक्सटेंड किया जाता है, मतलब 1.5 साल हो गया। अब 6 महीने पहले ही लॉकडाउन था और अब ये बोल रहा है कि 1 साल और लग गया, 1.5 साल हो गया, आर्बिट्रेशन का टाइम पूरा हो गया। अब दक्षा बोल रहा है, दक्षा इस मैटर को ट्रायल कोर्ट के पास ले जाना चाहता है। दक्षा वांट्स टू टेक दिस टू द ट्रायल कोर्ट, लेकिन समंथा बोल रहा है कि आर्बिट्रेशन को यहीं पे कंटिन्यू किया जाए। आप बताइए क्या होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शैल बी वैलिड। ठीक है, समंथा will succeed since the arbitration period has come to an end without settlement। इसका आंसर देखते हैं। Samantha will succeed since the time period of arbitration has come to end during the lockdown and so the time should be extended once the lockdown ends। हाँ ठीक है, जब लॉकडाउन एंड हो जाएगा ना उसके बाद आप टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर लॉकडाउन आ गया है तो उसके बाद टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें। 8th, सपोज मान लीजिए समंथा इज डिसाइडेड टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, समंथा आर्बिट्रेशन में जाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू होती दक्षा के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्लीट लॉकडाउन विद इन द होल कंट्री बोल दिया। तो आप बताइए कौन सी रेमेडी अवेलेबल है समंथा के पास। पहला, समंथा हैज नो रेमेडी अवेलेबल अनलेस द लॉकडाउन पीरियड कम्स टू एंड, एक तो ये है। दूसरी, समंथा कंपनी कैन इंस्टीट्यूट द प्रोसीडिंग दक्षा इलेक्ट्रॉनिक मेल, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल से कर सकता है, ये रेमेडी है उसके पास, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल से प्रोसीडिंग कर। मैंने आपको बताया था ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है या पत्राचार से हो सकता है। पत्राचार वही होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन चाहे लेटर की फॉर्म में हो चाहे मेल की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो मेल से, इलेक्ट्रॉनिक मेल से कर सकते हैं, वो आगे बढ़ा सकते हैं मामले को। तीसरा, समंथा कंपनी कैन कंटिन्यू द वर्चुअल मैनर, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हैं, यस ये भी कर सकते हैं। तो 2 और 3 ठीक है, 2 और 3 मतलब आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। 9th क्वेश्चन, लता has entered into an agreement with Suman to supply 50 kg mangoes per day। लता सुमन के साथ एग्रीमेंट में आई है कि 50 किलो आम रोज सप्लाई करेंगे, लेकिन लता जो है वो उसको 2 महीने से मैंगो सप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नमेंट ने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है कोविड-19 में। तो सुमन ने डिसाइड किया कि वो आर्बिट्रेशन में जाएगी एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। द आर्बिट्रेटर स्टेटेड टू लता दैट ही कैन नॉट कंटिन्यू विद द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेटर ने बोला कि वो आर्बिट्रेशन नहीं चल सकता क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो क्या रेमेडी है लता के पास इन द प्रेजेंट केस, क्या क्या वो कर सकती है, लता क्या कर सकती है, उसके पास क्या इलाज है। पहला, लता शुड वेट फॉर द कंप्लीशन, नहीं। लता कैन नॉट कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग, नहीं। लता कैन गो फॉर एनी अदर मोड ऑफ कंटिन्यूइंग द आर्बिट्रेशन, ये ठीक है। अरे मेल से कर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर, वर्चुअल कर, और कोई तरीके से भी वो कर सकती है। सी इज द राइट आंसर। 10th, there was a dispute between A and B। A and B में हो गया डिस्प्यूट, झगड़ा हो गया। Both the parties have gone to the arbitration proceeding as per the terms of their agreement। दोनों पार्टीज जो है वो आर्बिट्रेशन में चली, प्रोसीडिंग के अनुसार आर्बिट्रेशन में चली गई। ए एंड बी में झगड़ा हो गया, ठीक है। आर्बिट्रेटर हैज प्रोवाइडेड ए सेटलमेंट, आर्बिट्रेटर ने एक सेटलमेंट दे दिया कि ये फैसला दे दिया, लेकिन बी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, सो उसने डिसाइड किया कि वो हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, ठीक है। बिफोर बी कुड चैलेंज सच एन आर्बिट्रेशन इन द कोर्ट, इससे पहले कि बी चैलेंज करके हाई कोर्ट में जाता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की वजह से फुल लॉकडाउन लगा दिया। अब आप बताइए बेस्ड ऑन दिस पैसेज क्या आपको लग रहा है। पहला, बी कैन गो टू कोर्ट थ्रू वर्चुअल मीन्स, अच्छा। दूसरा, बी कैन गो टू द कोर्ट सिंस द सेटलमेंट इज फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन बोथ पार्टीज, कैनॉट गो टू द कोर्ट। सी, B can go for another arbitration settlement process after lockdown comes to an end। हाँ वो ऐसा कर सकता है, another arbitration process जब लॉकडाउन कर सकता है। B can go for another arbitration settlement process after the lockdown comes to an end। तो इसमें क्या, कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए। B can go to the court through virtual means and challenge the settlement provided by the arbitration। B cannot go and B can go for another arbitration settlement process। C is the right answer. C is correct. Now you may ask question number 6 to 10. If any doubt, then you may ask 6 to 10. 8th का आंसर बता दो सर एक बार। 8th का बेटा आंसर मैंने बताया था C। ओके सर।
और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? 6 to 10 फ्री टू आस्क। नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, तो हम आगे चलते हैं। 11 to 15, ये तो क्वेश्चन ही, क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा? ये यहां से शुरू हुई है, वी से। वी आर ऑन द बैटलफील्ड, हम जंग के मैदान में हैं। एनिमी इज कंटिन्यूसली जैविंग अस विद वेपन, एनिमी हमारे ऊपर लगातार हमले कर रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, वी आर आस्क्ड टू स्टे एट होम फ्रॉम ए बैटल, पहली बार हमें यह बताया गया कि जंग के मैदान में नहीं, अपने घर पे रहो चुपचाप। क्योंकि बिकॉज द पावर ऑफ एनिमी इंक्रीजेस व्हेन वी कन्फ्रंट इट, क्योंकि जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो एनिमी की ताकत बढ़ जाती है, इसलिए हमें घर पे रहने की सलाह दी गई है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोविड-19 की बात हो रही है, 4 लाइनों से आपको समझ में आ गया है। You must be knowing what I am discussing about. Yes, COVID-19 वायरस, ये evil disaster, ये evil disaster कौन है? COVID-19 को कह रहा है evil disaster। अनकंट्रोलेबल वायरस है, चारों तरफ फैल रहा है, ना सिर्फ मेरा देश बल्कि वर्ल्ड वाइड इससे नुकसान हो रहा है। तो बहुत स्टेप्स लिए गए हैं इसको कर्व करने के, इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हम अपने घरों में रह रहे हैं और बहुत सारी वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन वेरियस एक्टिविटीज। हाउएवर, लेकिन इनके साथ साथ क्या हो रहा है, अब लोग चूंकि घरों में रह रहे हैं तो वो सोशल मीडिया पे ज्यादा